नमस्कार साथियों, मैं आपका प्रदीप भैया स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले केमिस्ट्री के इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी आंसर को बताते चलना, लास्ट में बताना इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपका सही कितना हुआ। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, तो बच्चों आंसर को लगाते हुए चलिएगा। नियमित बहुफलक आकृति वाला ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? तो बच्चों ये क्रिस्टल कहलाता है। जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, उसके बाद क्वार्ज हो गया, ये क्रिस्टलीय ठोस के बच्चों उदाहरण है। ये बात आपको याद रखना है। 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। दूसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण बताना है साथी। क्या हो जाएगा? तो भैया उच्च अनुभार वाले बहुलक जो है ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है। इसके अलावा प्लास्टिक आ जाए, रबर आ जाए, क्वार्ट्ज ग्लास आ जाए, ये सभी के सभी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है साथी, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलो अगला बता के चलो। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं? आपने पढ़ा है ना मेरे भाई, एक होता है एससीसी, दूसरा होता है बीसीसी, तीसरा होता है एफसीसी। ये बच्चों मेन होता है तीनों, आपको ये बात याद रखना है। तो इकाई सेल भैया 3 प्रकार के होते हैं। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो। और इसमें परमाणु संख्या आ सकता है कि एससी में परमाणु कितने होते हैं? 1 होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। बीसीसी में परमाणु 2 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होते हैं। एफसीसी में परमाणु 4 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं। ये बात भी आपको याद रखने हैं मेरे भाई। ओके, अगला बता के चलो। चौथा नंबर सवाल है फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में। यहाँ पे फलक केंद्रित घनाकार यानी कि एफसीसी पूछा गया है, और इसमें परमाणु की संख्या भैया जस्ट आपने बताया कि 4 लगाना। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि बच्चा पार्टी सह संयोजन संख्या पूछे तो आप लोग 12 बता के चलिएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो पांचवा नंबर सवाल। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में कवर करेंगे, और बच्चों आज देखते हैं आप कितना सही कर पाते हो। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? सौर सेल के द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला बताओ, यहाँ पे 6 नंबर सवाल है, कांच किसका उदाहरण है? इतना आसान सा सवाल भैया आएगा क्या एग्जाम में? बिल्कुल मेरे भाई, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, बस आप लोग याद करते हुए चलो। अगर आपने प्रदीप भैया पे भरोसा कर लिया है ना, तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि ये भरोसा टूटने ना दूं, क्योंकि आप लोग हमारे मोटिवेशन हो और मैं आपके लिए मोटिवेशन हो। ओके बच्चों, यहाँ पे देखो कांच किसका उदाहरण है? कांच यहाँ पे बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस, तो अक्रिस्टलीय तो नहीं दिया गया, लेकिन बेरवादार तो दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है कि AgBr क्या प्रदर्शित करता है? AgBr यानी कि बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें ना, ये फ्रैंकल दोष तथा में शॉर्ट की दोष दोनों को प्रदर्शित करता है। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला बता के चलो कि एन गोलों वाले सीमित पैकिंग में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या क्या होती है? यहाँ पे चतुष्फलक रिक्ति है ना बच्चा पार्टी, यहाँ पे 2n हो जाएगा। और अगर अष्टफलक वाला होता तो हम लोग n लगाते हैं। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अष्टफलक के लिए सिर्फ सीमित पैकिंग में यहाँ पे कौन सा? कणों की संख्या। तो अगर यहाँ पे n कणों की संख्या है बच्चों, तो अष्टफलक के लिए n ही आंसर हो जाएगा। लेकिन चतुष्फलक के लिए
लिए होता है 2 गुना में सीमित पैकिंग में कणों की संख्या। तो यहाँ पे 2 गुना में आप n कर दो तो बराबर में 2n हो जाएगा ना। बस ये बात आपको याद रखने हैं। चतुष्फलक के लिए 2n, अष्टफलक के लिए n। ओके, चलो अगला बता के चलो कि धात्विक ठोस के लिए कौन सा कथन यहाँ पे सही है। आज पता चलेगा इस टेस्ट से कि आप कितना सही कर पाते हो। धात्विक ठोस में बच्चा पार्टी ये विद्युत के सुचालक होते, इसमें क्या कहना बच्चा पार्टी। चलो अगला बताओ, सबसे अधिक घनत्व वाली क्रिस्टल की संरचना कौन सी होती है। सबसे अधिक घनत्व वाली एफसीसी है फेस सेंटर्ड बच्चों, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलो ये बताओ, यहाँ पे प्रश्न है विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक रहती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विलायक कहते हैं ना, और जिसकी कम होती है वो विलय है। तो ये सब बात आपको याद रखना है, 11 का बी हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे 12 नंबर सवाल है कि मोललता का मात्रक क्या होता है। प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को, प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को भैया हम लोग मोललता कहते हैं। तो लो फॉर्मूला तो बन गया, ऑप्शन बी आप लोग लगा दो। नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे 13 नंबर सवाल है कि विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन है। बच्चों विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों की संख्या बच्चों यहाँ पे हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, प्रासरणी दाब और एक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये सभी के सभी इन्हीं के एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला बताओ, प्रासरणी दाब किस पर निर्भर करता है। जल्दी से बता के चलेंगे बच्चा पार्टी, ये विलयन की मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो ये बताओ, समुद्री जल को लवणहीन करने की विधि कौन सी है। उल्टा परासरण बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। समुद्री जल का परासरण दाब कितना होता है भैया, यहाँ पे 30 एटमॉस्फेयर यानी कि 30 एटीएम होता है बच्चों। ओके, चलो अगला बताओ, 16 नंबर सवाल है, बर्कले एवं हार्टले विधि का उपयोग करके यहाँ पे किसके मापन में किया जाता है। बर्कले और हार्टले विधि का उपयोग बच्चों किसके मापन में होता है, परासरणी दाब यानी कि बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर में होता है। ओके, चलो ये बताओ, क्वथनांक के उन्नयन का सूत्र क्या हो जाएगा, ये बता के चलो मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ये डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चा, याद रख लोगे ना मेरे भाई, बता के चलो ना। चलो अगला बताओ, आप लोग यहाँ पे है कि राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, बता के चलो। और यहां से आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछ ले कि राउल्ट का नियम क्या है, तो लिख देना मेरे भाई। क्या लिखोगे एक बार जल्दी से बताओ कि भैया आप बताओगे विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये आपको 2 नंबर दिलाने में आपको मदद करेगा बच्चों, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला बता के चलो, राउल्ट का नियम केवल उन विलयनों पर लागू होता है जो क्या, राउल्ट भैया आदर्श विलयन के लिए होता है, आदर्श के लिए हो जाएगा ना, ऑप्शन ए है। चलो 20 नंबर सवाल है, इसका तो आप लोग बिना देखे उड़ा दोगे क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, K2SO4 का। जिसका वान टॉप फैक्टर अधिक होगा उसका क्वथनांक का उन्नयन अधिक होगा या फिर हिमांक का। देखो यहाँ पे क्या है, NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर निम्नलिखित में कौन मुक्त होता है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे बच्चा पार्टी जलीय घोल है। अब यहाँ पे सोच समझ के लगाना, गलत नहीं करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सोडियम हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल है कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन में कौन सा तत्व मुक्त रूप में होता है। बताओ इसका राइट आंसर भैया, ये सोडियम प्लस में यहाँ पे क्लोरीन होता है, आपने पढ़ा होगा ना। ओके, जो कि एनोड और कैथोड पर होता है। चलो अगला बताओ, फैराडे का द्वितीय नियम किसके अनुपात से संबंधित है। फैराडे का द्वितीय नियम है भैया रासायनिक तुल्यांक से संबंधित है। प्रथम नियम
नियम क्या होता है? प्रथम नियम m समानुपाती ct, तो m बराबर आपने ZCT पढ़ा होगा ना, ये बात आपको याद रखना है। Z एक नियतांक है जिसे हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। चलो अगला बताओ, विद्युत अपघटन में धारा किसके द्वारा प्रवाहित होती है? विद्युत अपघटन में बच्चा पार्टी आयनों के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये बताओ 96,500 कूलम किसके बराबर होता है? एक फैराडे बराबर 96,000, यहाँ पे 500 कूलम लगभग में मानते हैं, और इसके बराबर होता है 1 मोल बच्चा पार्टी इलेक्ट्रॉन होता है। आप क्या बताओगे भैया? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ये बराबर है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला बताओ, मोलर चालकत्व की क्या इकाई है? मोलर चालकत्व की इकाई भैया जी ओम इनवर्स सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। और बच्चों जानते हो ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स किसका है? तो ये विशिष्ट चालकत्व। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि भैया ये विशिष्ट चालकत्व का मात्रक है। अच्छा, ओम सेंटीमीटर कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ लग नहीं रहा है क्या भैया? ये विशिष्ट प्रतिरोध, क्या यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध याद रख लो, जिसे आप या तो प्रतिरोधकता बता के चलते हो। क्या मेरे भाई? या तो आप लोग प्रतिरोधकता बता के चलते हो, और सेंटीमीटर इनवर्स आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है भैया। क्या होता है? ये सेल स्थिरांक का मात्रक है, जिसे हमने जी नोट द्वारा दर्शाया था या फिर एक्स द्वारा दर्शाया था। एक्स बराबर एल बटा में ए हुआ था, यहाँ पे सेंटीमीटर हुआ था, बटा में सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया का एक से एक उड़ गया था तो 1 सेंटीमीटर बचा। इसको हम सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लिखा गया है, तो ये सेल स्थिरांक का मात्रक है। तो बच्चों ये 4 मात्रक आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और एक मात्रक मैं उम्मीद करूंगा एग्जाम में यहां से आ जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ऑब्जेक्टिव में आता है जी, देखो विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर क्या होता है? एनोड क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटनी सेल के बारे में बात हुआ है ना भैया, इसमें एनोड धनात्मक होता है, लेकिन 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 विद्युत रासायनिक सेल में अगर पूछे ना कि एनोड क्या हो जाएगा, तो उसमें ऋणात्मक होता है। बच्चों ये याद रखिएगा, विद्युत अपघटनी सेल में धनात्मक, विद्युत रासायनिक सेल में ऋणात्मक। ये रट लिए हमारे साथ बच्चों। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे किसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है? एकदम स्वतः हो जाती है भैया, बता के चलो किसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है? विद्युत रासायनिक सेल में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और यहाँ विद्युत अपघटनी सेल में स्वतः नहीं होती है। यहाँ पे है कि लेड संचायक सेल किस तरह का सेल है? ये सबको पता है भैया, द्वितीयक सेल है। लेड संचायक सेल बच्चों द्वितीयक सेल है। ओके, चलो अगला बताओ, मरकरी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि बच्चों यहाँ पे विद्युत वाहक बल कितना होता है? मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? अगर आपके सामने मरकरी वाला आ जाए तो ये क्या होता है बच्चा पार्टी? बताना जरा सा। ये हो जाता है भैया 1.35 वोल्ट होता है। लेकिन एक आता है शुष्क सेल, क्या आता है बच्चा पार्टी? यहां पे याद रख लो, एक आता है शुष्क सेल जिसका कि 1.5 वोल्ट होता है। ये दोनों आपको याद रखना। अभी का तो ए लगा रहे हैं, बट 1.5 तब लगाइएगा जब शुष्क सेल का पूछे। चलो 31 नंबर सवाल है, सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? बताना जरा सा क्या हो जाएगा? ये सक्रियण ऊर्जा बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ओके, चलो ये सभी बच्चों बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। देख तो लो, आर्हेनियस समीकरण में ई ए के द्वारा क्या दर्शाया जाता है? आपने आर्हेनियस का समीकरण के बराबर ए ई माइनस का ई ए बट्टा में यहाँ पे आर टी पढ़ा होगा, ऐसे करके पढ़ा होगा आपने बच्चों। ये आर्हेनियस का समीकरण है। इसमें ये पूछा गया ये ई ए जो है ये क्या दर्शाता है? ये पूछा गया है। ये दर्शाता है सक्रियण ऊर्जा को बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी को दर्शाता है। ओके, चलो अगला बता के चलो 33 नंबर सवाल है, जिस अभिक्रिया की अनुकता 1 है उसे हम लोग एक अणुक कहेंगे, अगर 2 होगा द्विअणुक कहेंगे, 3 होगा त्रिअणुक कहेंगे, तो क्या भैया 4 होगा तो 4 अणुक कहेंगे क्या? नहीं बच्चों, अनुकता का अधिकतम मान 3 हो सकता है। पूछेगा एग्जाम में अनुकता का अधिकतम मान कितना है, तो 3 होता है। अनुकता एक सैद्धांतिक, यहाँ पे सैद्धांतिक मान है बच्चों, इसे सिद्ध किया गया। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, वेग समीकरण में प्रयुक्त, ये बड़ा आसान है प्रदीप भैया
भैया ने कई बार चिल्ला चिल्ला के बताया था कि वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे यहाँ पे के है, ये हमारा सांद्रता मानो ना ए है और इस पे पावर 2 है और बी भी दिया गया, इस पे पावर हम 1 ले लेते हैं। और अगर इसमें पूछ ले कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो बस यहाँ पे सांद्रण पदों का घात का ही तो योगफल करना है, घात का ही तो योगफल करना है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक बार एक पूछा जाता है। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए के की इकाई क्या है, वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। द्वितीय के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स और मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बच्चों ये शून्य कोटि के लिए है और ये सेकंड इनवर्स बच्चों यहाँ पे प्रथम कोटि के लिए है। तो ये सब आपको याद रखने हैं। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, समय के साथ घट जाती है। ओके बच्चों, और शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर वो निश्चित होती है। ये बात आपको ध्यान रखने हैं मेरे भाई। अगला बताओ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु यहाँ पे क्या बता के चलते हो, तो भैया हमने बता के चला है कि आपने कहा कि अगर इकाई हमसे पूछे ना तो इकाई आप सेकंड इनवर्स बताइएगा और अगर हाफ लाइफ पूछ के चले तो आप 0.693 बटा में के बता के चलिएगा। ये याद रखने हैं आपको बच्चों। और ये प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता क्योंकि हमें कहीं भी सांद्रता नहीं दिख रहा है। यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा शून्य के लिए भी यहां पे बता दे क्या बच्चों, शून्य के लिए क्या होता है, इकाई पूछे तो क्या बताओगे, शून्य के लिए इकाई भैया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, ये इकाई हो गया। लेकिन हाफ लाइफ इसके लिए भी तो होता है, वो a बटा में 2k होता है। ये बात आपको याद रखना और ये प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। ये बात आपको ध्यान रखने हैं मेरे भाई। ओके चलो अगला बताओ, 38 नंबर सवाल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु निर्भर नहीं करता है। और बच्चा पार्टी आज मैंने तो भूल ही गया, आप लोग भूल जाते हो ना। एक बार क्लास को सभी साथी लाइक कर लो बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर लोगे तो मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, मजा आ जाएगा। तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर लो कि भैया प्रदीप भैया आप टेंशन ना लो, हमने कर दिया है क्लास को लाइक, आप आगे बढ़ो। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु निर्भर नहीं करता, ये तो मैंने बताया था ना शायद। अगर शून्य के लिए रहता तो ये करता है, लेकिन नहीं करता है तो वो प्रथम कोटि का अभिक्रिया होगा। ये प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ओके चलो बताओ, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है किससे, तो टेम्परेचर से प्रभावित होता है। बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला बताओ, अनार्द्र कैल्शियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या है, अनार्द्र कैल्शियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या है। इसके अलावा आ सकता है P2O5 क्या है, इसके बाद आ सकता है कली चूना क्या है और इसके बाद और भी कुछ आता है क्या बच्चों, हाँ एक आता है सांद्र H2SO4, H2SO4 आ जाएगा। अगर ये सब अनार्द्र कैल्शियम क्लोराइड, P2O5, कली चूना, सांद्र H2SO4 तो बच्चा पार्टी याद रखेंगे ये सभी के सभी अवशोषक है। क्या है, एब्जॉर्बेंट है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला बताओ, भौतिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण में बच्चों यहाँ पे क्या प्रश्न बनता है, मुक्त उष्मा पूछता है जो कि 20 से 40 किलो जूल पर मोल में होता है। ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पे बच्चा पार्टी इसमें बहुत सा मतलब क्या बहुआण्विक स्तर बनाता है, ये याद रखोगे। भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक स्तर बनता है। ओके चलो अगला बताओ, रासायनिक अधिशोषण में लो, यहाँ पे रासायनिक अधिशोषण बच्चा पार्टी मैंने बता के चला ये अनुत्क्रमणीय होता है। क्या होता है यहाँ पे लिख लो, क्या होता है भैया, ये अनुत्क्रमणीय होता है। पहले तो ये हो गया और ये एक आणविक स्तर बनाता है। क्या बच्चा पार्टी, ये एक स्तर बनाता है, ये बात याद रखिएगा। और इसमें 40 से 400 किलो जूल पर यहाँ पे मोल में मुक्त उष्मा होता है उत्पन्न। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अधिशोषण एवं अवशोषण, देखो अधिशोषण और अवशोषण दोनों क्रिया को हम लोग यहाँ पे शोषण कहते हैं, सॉर्प्शन कहते हैं। ओके बच्चों राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलो आगे बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन द्रव से नहीं कोलाइड है, द्रव से स्नेह करने वाला गोंद है भैया। करेक्ट आंसर आप बी बता के चलो ना। और बच्चा पार्टी अगर आप अभी तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में नहीं पढ़े हो कुछ और साथ में हिंदी तो आपको मिलेगा ही, तो बच्चा पार्टी अगर ये 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कुछ भी ना पढ़े हो तो एक बार प्रदीप भैया के नोट्स को पढ़ के जरूर जाना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। और बच्चा पार्टी देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको मात्र 50 से 60, यहाँ पे फिजिक्स में भी 50 से 60 सब्जेक्टिव, इसमें भी 50 से 60 सब्जेक्टिव मिलेगा और इसमें भी 50 से 60 सब्जेक्टिव मिलेगा और 200 ऑब्जेक्टिव करके हर एक सब्जेक्ट में मिलेगा। क्या आप इतना 20 दिन में नहीं पढ़ पाओगे?
बच्चा पार्टी नहीं पढ़ पाओगे, इतना टाइम दे दिए 20 दिन, ये तीनों सब्जेक्ट खत्म कर लोगे आप लोग। और अगर आप चाहते हो ये नोट्स लेना तो बच्चा पार्टी इसका चार्ज मात्र 199 है। आपको नीचे भी यहाँ पे नंबर चल रहा होगा, यहाँ पे नंबर यहाँ पे नोट कर सकते हो 70 70 82 16 85 नंबर, और यहाँ पे बोल सकते हो भैया हमें 199 वाला नोट्स लेना है, जल्दी से लेके बच्चा पार्टी इसे खत्म कर देना। वो हमारी गारंटी है कि एग्जाम में उसी से प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि ये हर एक साल ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों बच्चे को दिया जाता है। अब आपकी बारी है बच्चा पार्टी, पढ़ के अच्छे नंबर लाओ और अपने माता पिता के सपने को साकार करो। अगर आप अभी भी कुछ नहीं पढ़े हो बट उसे पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, इतना जो मिलेगा ना इसे पढ़ लीजिएगा, इसके बाहर नहीं आने वाला है। ओके चलो, क्योंकि ये 199 मानो ना प्रदीप भैया को ऐसे दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो कॉल करके हमें बता दीजिएगा कि भैया आपका ही नोट्स हमें लास्ट टाइम में काम आया था। देखो क्या है, जान तब झिल्ली में छन जाने वाला विलियन क्या कहलाता है, ये समांगी विलियन कहलाता है। 45 का ए हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो कि निम्नलिखित में यहाँ पे कौन, और हाँ बच्चा पार्टी चाहे आप हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों मीडियम के लिए तैयार है बच्चों। देखो निम्नलिखित में से कौन ठोस ठोस समुदाय का है, वही हो जाएगा संश्लेषित जेम हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा जी। चलो, और साथ में हिंदी का नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, वो हमारे तरफ से रहेगा। देखो उत्प्रेरण के सिद्धांत को समझने के लिए कितने सिद्धांत हैं, उत्प्रेरण के सिद्धांत को समझने के लिए भैया देखो आपने पढ़ा होगा ना, इसमें दो होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत, दूसरा होता है अधिशोषण सिद्धांत। ये दो सिद्धांत है इसमें बच्चों के। चलो हाँ, अगला बता के चलो निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम यानी कि बच्चों चीनी या फिर सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। बता के चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर 48 का, तो भैया ये इन्वर्टेज होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। अच्छा सुक्रोज का सूत्र एग्जाम में आया था C12H22O11 बच्चों, ये बात आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम यहाँ पे दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, और ये अगर आपका गलत हो रहा है ना बच्चा पार्टी, बहुत गलत बात है। ओके चलो अगला बता के चलो, अमोनिया का संश्लेषण होता है किस विधि से। देखो ना ओस्टवाल्ड विधि से हम क्या तैयार करते हैं, HNO3 तैयार करते हैं। संपर्क विधि से H2SO4 तैयार करते हैं भैया। अच्छा डीकन विधि से क्या तैयार करते हैं बच्चों, क्लोरीन गैस तैयार करते हैं। हैवर विधि से हम लोग NH3 तैयार करते हैं। तो बताओ ना अमोनिया का संश्लेषण हैवर विधि से हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर ये भी याद रख लो, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल, ये एग्जाम में आया हुआ है। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल, ये याद कर लो H2SO4 है। उसके बाद यहाँ पे डीकन विधि से क्लोरीन तैयार करते हैं। ओके चलो अगला बता के चलो, सिलिका जेल किस प्रक्रिया के द्वारा जलवाष्प को सोखता है। सिलिका जेल बच्चा पार्टी, तो ये होता है अधिशोषण के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये बताओ अधिशोषण क्या है, अधिशोषण बच्चा पार्टी सतह पर होने वाली घटना है, सतह पर होने वाली घटना है, और साथ में ये ऊष्माक्षेपी है। तो ये मतलब दोनों के दोनों सही है, तो ए और बी विकल्प हमारा दोनों करेक्ट है। चलो अगला बता के चलो, सिनेबार क्या है भैया, देखो ये क्या है, ये लेड है। क्या है, ये लेड हो जाएगा। लेड का अयस्क जो कि इसे हम क्या कहते हैं, गैलेना कहते हैं। क्या, गैलेना कहते हैं। और ये बच्चों पारा का अयस्क है, जो कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिनेबार, या फिर क्या कहते हो जल्दी, मरकरी सल्फाइड कहते हो क्या, याद रखिएगा इसे हम लोग सिनेबार कहते हैं। बस यहाँ पे याद रखना है। और अगर आपसे ये पूछे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सबको पता है, तो सिनेबार इसे कहेंगे। करेक्ट आंसर ए होगा बच्चों। ये पारा का अयस्क है जिसे मरकरी कहते हैं, और ये लेड का अयस्क है PbS। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर सवाल है कि हार्न सिल्वर का सूत्र क्या हो जाएगा, बताओ। हॉर्न सिल्वर का सूत्र क्या हो जाएगा, AgCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AgCl हो जाएगा। अच्छा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, Ag2S क्या है भैया, ये सिल्वर ग्लांस है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला नंबर सवाल है कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है वो क्या कहलाता है, वो अयस्क कहलाता है। ये बस याद रखना है आपको। ओके चलो अगला बताओ, निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पे सल्फाइड अयस्क है, गैलेना PbS, ये तो सल्फाइड अयस्क है। ZnS ये भी सल्फाइड अयस्क है, तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा। कैलेमाइन क्या है बच्चा पार्टी, बताना जरा सा, कैलेमाइन क्या है, ये आप लोग कमेंट करके बता देना कैलेमाइन क्या है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि बॉक्साइट एक अयस्क है। बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का अयस्क है जी, और बॉक्साइट का सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, Al2O3 इंटू में 2H2O, ये बॉक्साइट का सूत्र है बच्चों। ओके यहाँ पे सूत्र ही तो है। चलो आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी धातु
धातु कार्बन द्वारा, यहाँ पे कार्बन द्वारा अवकरण से प्राप्त नहीं की जा सकती है। 58 का बताओ। आज एकदम ईमानदारी से बताना कि भैया इस 70 ऑब्जेक्टिव में मात्र हमारा इतना ही सही हो पाया। ऐसा नहीं कि बोलना कि भैया 70 बट्टा में 70 लिख दो एकदम, हाँ 70 बटे 70 नहीं, आप लोग एकदम ईमानदारी के साथ बताना। बताओ जल्दी से यहाँ पे क्या हो जाएगा। आपने बताया ये एल्युमिनियम के द्वारा बच्चों के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 58 का तो सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। 59 नंबर सवाल है, थर्मिट विधि में अवकारक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? थर्मिट विधि में बच्चों अवकारक के रूप में हम एल्युमिनियम का यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट बता के चलो कि मैग्नेटाइट क्या है? मैग्नेटाइट यहाँ पे कौन सा है ये बताओ। तो भैया ये क्या है? ये कॉपर पाइराइट है। ये क्या है? यहाँ पे कॉपर पाइराइट है। तो ये मान के चलो ये ऑप्शन तो नहीं होने से है। अब बता के चलो ये Fe3O4 को सर हम मैग्नेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे याद रख लो, इसे मैग्नेटाइट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? हेमेटाइट, जो कि लोहा का एक मुख्य अयस्क है बच्चों। इसे क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं सर? इसे सिडेराइट कहते हैं। तो ये सब आपको याद रखना। मैग्नेटाइट वाला ये करेक्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? चलो अगला बताओ। 61 नंबर सवाल है। आज तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करते चलोगे क्लास में कि भैया ये क्लास तो बड़ा मस्त लगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना किधर गया भाई? प्लेटिनम है। करेक्ट आंसर डी लगा दो। नेक्स्ट बता के चलो, निक्षालन द्वारा अयस्क किया जाता है। यहाँ पे निक्षालन द्वारा बच्चों अयस्क का हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन करते हैं, सांद्रण करते हैं। क्या बच्चों? ऑप्शन बी आप बता के चल रहे हो। नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में किसमें धातु और उसके अयस्क में मेल नहीं है? देखो कॉपर, यहाँ पे कॉपर पाइराइट ये बिल्कुल सही है। जिंक कैलेमाइन, यहाँ पे ये भी बच्चा पार्टी बताओ जिंक का कैलेमाइन है क्या? बताना एक बार जल्दी से। 63 का ये भी भैया बिल्कुल यहाँ पे क्या है? ये सही हो जाएगा। लेड कार्नेलाइट, लेड कार्नेलाइट बच्चा पार्टी बताना। यहाँ पे कार्नेलाइट का यहाँ पे ये तो मैग्नीशियम का है। कार्नेलाइट लेड का कैसे होगा? लेड का तो हमारा गैलेना होता है, गैलेना होके चलता है ना। यहाँ पे लेड गैलेना लिखा गया, ये सही है, ये सही है और ये सही है। लेकिन यहाँ पे ये हमें गलत लगा। लेड बच्चा पार्टी कार्नेलाइट नहीं, लेड का तो गैलेना होता है। तो आप याद रखिएगा कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है और लेड यहाँ पे गैलेना वाला। ये बात आप याद रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। आपका जो करेक्ट विकल्प हो जाएगा, गलत वाला मेल नहीं है, वो ये वाला करेक्ट है। ओके बच्चों, चलो अगला बता के, और ये सब याद रख लेना कि ये इसका अयस्क है। नेक्स्ट बताओ कि रक्त पर कैसा आवेश? र से रक्त, र से ऋणात्मक, बस याद रख लो। रक्त का पीएच वैल्यू आप लोग कमेंट करो। रक्त का पीएच वैल्यू बच्चा पार्टी ये आप लोग कमेंट करके बता दो कि भैया ये लो हम बता दिए। नेक्स्ट बताओ, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र मेरे भाई CuSO4 × 5H2O, बस याद रख लो, निकल जाओ आगे। चलो यहाँ पे बताओ, अस्थिराख मुख्यतः क्या है? अस्थिराख बच्चा पार्टी ये कैल्शियम फास्फेट है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये बता के चलो, निम्नलिखित में से कौन हवा में ऑक्सीकृत नहीं होता? हवा में ऑक्सीकृत नहीं होता है भैया, वो बैगनी फास्फोरस होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसका घनत्व 2.34 होता है बैगनी फास्फोरस का, और द्रव्यमान कितना होता है? ये 865.5 करके होता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बता के चलो कि अमोनिया का सूत्र, इतना आसान, ये लो अमोनिया का ये हो जाएगा। आप लोग फ्रियोन का बता के चलो, एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, फ्रियोन का CCl2F2 होता है। CCl2F2। अच्छा, ओलियम का ऊपर आया था क्या बच्चों? ओलियम का क्या होता है? H2S2O7। ये सब याद रखना है आपको बच्चों, एग्जाम में ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। ओके चलो, ये बताओ कि पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा वो भैया यहाँ पे 0.12% से 0.25% के बीच होती है। नेक्स्ट बता के चलो, यहाँ पे लो ऊपर बताया ना मैंने, फ्रियोन का सूत्र क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CCl2F2, CCl2F2, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? 70 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग बताओ कि 70 में आपका स्कोर क्या रहा, ये हमें जानना है बच्चों। 70 में आपका स्कोर बताना है कमेंट करके। और दूसरा देखो, ये पहला कमेंट हो गया आपका, आज बात मानोगे भैया का, मानोगे ना? देखो ये स्कोर आपका पहला, आप ये बताओगे, पहला कमेंट ये करोगे, क्लास कैसा लगा? क्लास बच्चा पार्टी कैसा लगा, ये भी आप लोग कमेंट करोगे। और तीसरा कमेंट
नहीं, बस ये 2 कमेंट कर देना, क्योंकि ये कैसा लगा ये हमारे लिए मोटिवेशन है। और बच्चों ये स्कोर जान के हमें पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है। ये सब आप लोग कर दीजिएगा और क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिएगा। बच्चों मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी साथी बहुत बहुत धन्यवाद।